ये मोटरसाइकिल को ऐसे कोई अगर जनरली देखेंगे, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी मोटरसाइकिल, ये भी बैठ सकते हैं। ठीक है, यह बैठ गया मैं, मतलब खड़ा ही हो गया। स्टैंड से उठाना है जो अभी मतलब स्टैंड पे पार्क है, तो आपको बस थोड़ा सा अगर ये वेट शिफ्ट करोगे तो आराम से आप इसको जो है सीधा कर दिया। ओ भाई साहब 156 टॉप स्पीड भी कर लिया भाई आज। सच में है, आप लोग ये बाइक पे ना ढूंढते रहोगे कि भाई कहाँ मुझे गड्ढे वाले रोड मिलेगा, कहाँ मुझे रफ रोड ऑफ रोड मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नई वीडियो हमारे पास जो है KTM की 390 एडवेंचर है। आप जैसे देख रहे हो नई वर्जन एडवेंचर 390 है, और एक ही वर्ड में आपको बता सकता हूँ कि मज़ेदार, खास करके ऐसे ट्रेल्स में। तो कल से हम इसको जो चला रहे हैं। कल वैसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, करीब 40 किलोमीटर्स के आसपास मैंने चलाया, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि क्या होता है ना, कभी कभी आप एक बाइक की जोन पे रहते हो, वहाँ से शिफ्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और मैं कल पहुँचने से पहले जो मैं चेन्नई से राइड करके आया बैंगलोर ऑन दी होंडा NX 500। तो ऑब्वियसली दोनों की दोनों जो बाइक्स है उसकी कैरेक्टर बहुत डिफरेंस है। तो ऐसा हुआ कि मैं आया, फिर थोड़ा सा चलाया मैंने, मतलब थोड़ा टायर्ड भी था तो थोड़ा सा चलाया। फिर मैंने सोचा कि यार कल अर्ली मॉर्निंग निकालते हैं। और दूसरी बात क्या पता है, जैसे अगर दोपहर में आप राइड शुरू करते हो ना, वो थोड़ा सा उतना मज़ेदार नहीं रहता, क्योंकि गर्मी गर्मी रहता है, पसीना पसीना, अब क्या है उसमें राइड करना है। तो मैंने बोला कि यार सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करेंगे। आज सुबह एकदम 4 बजे उठ गया, इतना एक्साइटमेंट था। बोला कि भाई 4 बजे उठ गया, करते हैं वीडियो। कोई देखो वहाँ पे विली मार के जा रहा है, सही है, अपने अपने स्किल्स की बात है। बट एनीवेज, एक बात जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मज़ेदार, और ख़ास करके अगर ऐसे ट्रेल में चलाओ। देखो X जो है 390 एडवेंचर X, वो वेरिएंट हमने चलाया नहीं, लेकिन ये जो 21 इंच के साथ जो सेटअप है भाई साहब, अगर आप एक ऑफ रोड एंथुसियास्ट हो, ट्रस्ट मी, आई थिंक आज के डेट पे इंडिया में जितने सारे मोटरसाइकिल ये सब सेगमेंट में मिल रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस और इससे ज़्यादा मज़ा आपको कोई भी और दूसरे मोटरसाइकिल में नहीं मिलने वाला है। उसका रीज़न एक ही एक है जो मुझे पर्सनली लगता है, वो है द लाइट वेट फील। ये मोटरसाइकिल पे चाहे आपकी कोई भी हाइट हो, फॉरगेट अबाउट एनी काइंड ऑफ हाइट, आपका जो भी हाइट हो, आप इस पर जब बैठोगे ना, पहली चीज़ है कि आपको फियर फैक्टर बिल्कुल रहेगा ही नहीं। वही सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि कोई वेट टॉप पे नहीं है, जो भी वेट है वो बॉटम पे, बस इंजन के पार्ट पे ही है। ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा लाइट फील करता है। तो वहाँ से आपको ना वो डे वन से जो फीलिंग आ जाता है, वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई नहीं, ये तो भाई मेरे लिए ही बाइक बना है। जो सीट हाइट है ये है 830 mm की। सो इस पे जो स्पोक व्हील वेरिएंट है, और अगर आप X वर्जन लोगे तो उसमें और 5 mm कम है, मतलब और थोड़ा इजी होगा आपको मतलब बैठने के लिए। लेकिन आपको बता देता हूँ, जैसे ये अभी बाइक पार्क्ड है, मेरा हाइट जो है 8.3 है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है, 2 अच्छी बात बताता हूँ हाइट को और बाइक के ओवरऑल एस्पेक्ट को लेके। एक जो है इसकी वेट सब नीचे है, तो ऊपर आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। दूसरी जो है सीट, यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा नैरो है, दोनों साइड पर नैरो है, तो इसमें आपको क्या है ना, पैर बहुत ज़्यादा फैला के बैठना नहीं पड़ता है। तो अगर आप शॉर्ट हाइट भी हो, इस मोटरसाइकिल को बहुत आराम से चला सकते हो। और अगर आप लॉन्ग हो, आपके लिए तो भाई जगह ही जगह, मतलब आप यहाँ बैठने की ज़रूरत है, आप यहाँ पूरा पीछे तक आ जाओ, आराम से बैठो, बहुत स्पेस है यहाँ पे। देखो आप यहाँ बैठते हो ना, बहुत स्पेस है, तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक हाथ में मैं हेलमेट पकड़ा हूँ, और ये बहुत सारे बाइक्स में नहीं हो पाता है, मतलब आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। सो जैसे मैंने ये होल्ड किया और ये मैं देखो ऐसे बैठ गया, ठीक है। अब देखो एडवेंचर स्टाइल में भी बैठ सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे आप बोलोगे कि भाई इसमें शायद एडवेंचर साइड में नहीं बैठ पाएंगे, सो देखो ये भी बैठ सकते हैं, ठीक है। यह बैठ गया मैं, मतलब खड़ा ही हो गया। तो कुछ इस तरह से आप जो है बैठ सकते हो। और बैठने के बाद देखो क्या होता है। अच्छी बात इस बाइक की क्या है, जो मैं आपको बोला था ना कि भाई वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से वेट मैनेज्ड है, जिसकी वजह से आपको टेंशन भी नहीं होता है। और आपको अगर लिटरली ये बाइक स्टैंड से उठाना है, जो अभी मतलब स्टैंड पे पार्क है, तो आपको बस थोड़ा सा अगर ये वेट शिफ्ट करोगे तो आराम से आप इसको जो है सीधा कर दिया, एंड देन यू कैन लिफ्ट अप द स्टैंड। तो बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका शॉर्ट हाइट भी है, आप इस मोटरसाइकिल को बहुत ईजिली चला सकते हो। मैं थोड़ा चला के आपको दिखा देता हूँ। ये निकाल के रखता हूँ, कॉर्ड लगाया, और ये हम चलाएंगे इस बाइक को। कुछ नहीं करना है भाई। मैं सोच रहा होता कि भाई अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऑडियो भी आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आता है। ओके, स्टार्ट कर लिया। ओके, आराम आराम का। ये देखो, ये चीज़ अच्छा लगता है। देखो अभी मैं ऑलरेडी सेकेंड गियर में हूँ, ठीक है। ये देखो, आई डोंट नो कि वाइड एंगल कहाँ तक कवर करेगा और मेरा वॉइस भी कहाँ तक आएगा। सेकेंड गियर में हूँ, आराम से चलाते हुए जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है।
कोई टेंशन नहीं, सेकंड गियर पे, ठीक है। भुरभुर कर देंगे, भुरभुर, देखो भुरभुर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेडी। वो भी करेंगे, क्या करते हैं वो, ब्रेक, ओके, वो भी कर दिए। अब देखो कैमरा तो घुमाने वाला कोई नहीं है बस कैमरा के आसपास ही एक्शन, ठीक है। पार्किंग एंगल सही है, यस, गियर में ही छोड़ दिए, ठीक है, यस, डन। जैसे आपने देखा कि हाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से चला सकते हो। 5.3 मेरा हाइट है, तो आपका हाइट भी अगर 5.3 5.2 भी है, मैनेज कर सकते हो। और अच्छी बात पता क्या है, अगर आप इसमें पिलियन के साथ बैठोगे तो ये और जो है नीचे जाएगा। क्यों पता है, सस्पेंशन ट्रैवल देखो, ये सस्पेंशन जो है ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा गैप है। ये एक्चुअली बाइक अभी इस तरफ ढला हुआ है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो सैग होता है ना कि एक सिंक होना ज़रूरी है। सो दैट वे आई थिंक कि अगर आपको सच में ट्रेल्स और ऑफ रोड ये करना है, इसका और कोई तोड़ नहीं है, सच बताता हूँ। बाकी आ जाते हैं भाई, KTM है, सेम अग्रेसिव नेचर है जो मैं शायद वीडियो में एक इंक्लूड किया। मैं हाईवे पे जा रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि 6th गियर पे आप हो, और 6th गियर पे भी आप ना मतलब 60-70 स्पीड को मान लो आ जाते हो और वहाँ से रेव करते हो, कोई नॉकिंग नहीं इंजन में, वहीं से आपको फील होता है कि भाई एक पावर का इनपुट दे रहा है। जैसे आप थ्रॉटल एक्सेलरेट करते हो उसी के हिसाब से जो है ना एक पुश के साथ जो है ये बाइक आगे निकलते हुआ चले जाता है। इसमें एक चीज़ जो अभी तक मेरा सबसे फेवरेट हो चुका है वो बताता हूँ। जैसे मान लो मैं अभी इसको ये 6th गियर कर लिया, ठीक है। अब इसमें मैं देखो धीरे कर लिया और जैसे ही रेव करूँगा देखो 6th गियर में बिल्कुल क्लच नहीं पकड़ा हूँ, ये इमीडिएटली वही एग्रेसिवनेस के साथ जो है ना ये पावर डिलीवर करता है, तो वो एक्चुअली मज़ा आता है। ओ भाई साहब 156 टॉप स्पीड भी कर लिया भाई आज। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। यूजुअली वो कैरेक्टर मैंने देखा है बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स में, जैसे अभी रिसेंटली मैं GS 1300 चला के आ रहा था उड़ीसा में, आपने देखा होगा, उसमें वो कैरेक्टर है। उसमें भी मैंने सेम चीज़ बात किया था कि देखो इसके टॉर्क कैसी है, आप थोड़ा सा लोअर मतलब स्पीड पे चले आते हो एंड फिर भी अगर आप टॉप गियर पे हो तब भी जब आप एक्सेलरेट करते हो इमीडिएटली वो निकलता है। दिस बाइक हैज़ दैट सेम कैरेक्टर। तो प्राइस पॉइंट पे ये बिक रहा है, आई थिंक इसको और कोई मोटरसाइकिल रिप्लेस करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। आई थिंक वो बेंचमार्क ये सेट कर देगा, चाहे फीचर्स में हो, चाहे राइड की क्वालिटी पे हो, हर तरह से। देखो KTM है, आप मुझे पूछोगे बोले भाई KTM में यूजुअली जो है थोड़ा लोग कहते हैं कि वाइब्रेशंस रहता है, तो डेफिनेटली KTM है तो वो वाइब्रेशंस तो इसमें है, लेकिन वही है कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बोले भाई वही इसकी कैरेक्टर है, वो रॉ पावर मिलता है। और ऑब्वियसली बात है कि जो इंजन जो है, आप अगर 400cc इंजन पे देखोगे तो सबसे मैक्सिमम आउटपुट जो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, आई थिंक दैट हैज़ बिन डन इन दिस मोटरसाइकिल। पावर में सारे के सारे बैंड में जो है आपको कहीं भी कमी नज़र नहीं आएगा। एक ही एक वर्ड है, दिस इज़ अ थ्रिल मशीन ऑनेस्टली। तो मैं एक्चुअली अभी जो है बैंगलोर में हूँ, तो ये वीडियो जो है एक्चुअली आधा जो है गोवा पे रिकॉर्ड हुआ है और दूसरा आधा जो है बैंगलोर में रिकॉर्ड हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि मैं ये मोटरसाइकिल जो है गोवा से लेके बैंगलोर आया हूँ। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी तक जितने भी रिव्यूअर्स हो, जितने भी लोग मतलब इस मोटरसाइकिल को लेके जो है रिकॉर्ड किए होंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स मैंने ही मंच किया है। बिकॉज ऑब्वियस रीज़न है कि भाई जब हम गोवा से बैंगलोर आते हो तो काफ़ी सारा डिस्टेंस आप कवर करते हो। अब दोस्तों इस मोटरसाइकिल पे जो है ना मैं करने वाला हूँ डिटेल्ड वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आने वाला है, कम से कम 10-15 वीडियोस आएगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप लोगों को अभी का अभी कर देना चाहिए। आप ये समझ लो कि 1500-1700 किलोमीटर तक तो मैं ये मोटरसाइकिल रखने वाला हूँ। तो आपको जैसे मेरे चैनल पर यूजुअली अगर कोई मोटरसाइकिल मैं खरीदता हूँ उसके बाद जो ओनरशिप एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्जैक्टली सेम चीज़ जो है आपको ये मोटरसाइकिल के बारे में आपको मिलने वाला है कॉन्टेंट। तो डिटेल में हर चीज़ के बारे में बात होगा, इंक्लूडिंग वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन भी कितना RPM पे कहाँ कौन सा गियर पे आ रहा है, उसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी मैं अपलोड करूँगा। जैसे जैसे अपलोड करूँगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक्स भी शेयर करते जाऊँगा। मैंने अपने लाइफ में जितने सारे ऑफ रोड मोटरसाइकिल चलाया है, ठीक है, मतलब मोटरसाइकिल्स को ऑफ रोड में चलाया, आप ये समझ लो, उनमें से सबसे ईजी मोटरसाइकिल मुझे ये लगा। ऑफ रोड में ये मुझे लग रहा है कि आज की डेट पे ये रूल करने वाला है। चाहे आप हिमालयन पिक कर लो, चाहे आप स्क्रैम्बलर पिक कर लो, चाहे एक्सपल्स पिक कर लो। देखो एक्सपल्स बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करता है ऑफ रोड्स में। आप ये सोच लो कि एक्सपल्स के साथ जो है आपने ऐसे मतलब 400 सीसी का एक इंजन लगा दिया, ये वैसी है।
बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं मोटरसाइकिल को ऑफ रोड में, और इसी की वजह से मैंने ये प्लान किया कि संदकफू हो गया, अपर मस्तांग हो गया, ऐसे सारे जगह पे कोशिश करूँगा ये मोटरसाइकिल को दोबारा लेके जाने के लिए, टू एक्सपीरियंस दैट, वो जो बेटर एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वह बात, अब दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। ब्रेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है ऑर्गेनिक पैड्स लगाया हुआ है, एंड उसकी रीज़न शायद यही होगा क्योंकि अगर कोई बाइक आप ऑफ रोड लेके जाते हो वहाँ पे ब्रेक बाइट जो है ना थोड़ा प्रोग्रेसिव होना ज़रूरी है। अगर बहुत शार्प रहेगा बाइट तो फिर उसमें वही प्रॉब्लम होगा कि ट्रेल में आप मतलब स्लाइड कर जाओगे, गिर जाओगे, व्हील लॉक होने का चांसेस जल्दी हो जाता है, ऑब्वियसली आप जो एबीएस बंद करके चलाने वाले हो। तो इसलिए प्रोग्रेसिव ब्रेक बेटर है रादर देन शार्प ब्रेक्स। लेकिन क्या है उससे कोई ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है? जी नहीं। मैंने खुद देखा जितने भी स्पीड पे मैं जाता हूँ भाई, ब्रेक लगाती है इमीडिएटली गाड़ी रुक जाती है। चाहे वो टायर्स की वजह से हो सकता है या ब्रेक के वजह से, ऑब्वियसली टायर भी रोल प्ले करता है, बट ब्रेक्स जो है मेजर रोल प्ले करता है। एंड आई फेल्ट की ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये एक ट्रेल है। अय्या, वाह रे पत्थर 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 पत्थर। पैच रोड है, इसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है सच में। ऐसी एक्सपीरियंस ना सच बताऊं मुझे अफ्रीका ट्विन में होता था। देखो फ्लोट कर रहा है भाई, कुछ भी पता नहीं चल रहा। देखो रोड दिखाता हूँ, देखो ऐसे कुछ रोड है और बाइक जो है ना भाई फ्लोट कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है सच में। अमेजिंग यार। ये सस्पेंशन और 21 इंच की जो व्हील है, ये आपको ये सब चीज़ों में भाई मज़ा आएगा। जितना भी बुरा सड़क हो आपको कोई टेंशन नहीं है। सच में है, आप लोग ये बाइक पे ना ढूंढते रहोगे कि भाई कहाँ मुझे गड्ढे वाले रोड मिलेगा, कहाँ मुझे रफ रोड ऑफ रोड मिलेगा। और मैं जब गोवा से आ रहा था बैंगलोर, जो गोवा वाली जो रास्ते है ना, जो घाट वाला, वहाँ पे बीच बीच में हम्स आता है। वो तो सुबह सुबह के टाइम था, कोई भी बाइक कार कुछ नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे हम्स पे मैं ना ऐसे ही जंप करते हुए ले रहा था। एंड लिटरली आई कुडंट फील एनीथिंग ऑन द बाइक कि भाई ऐसा कोई झटका वटका कुछ भी नहीं लग रहा है। तो सस्पेंसन इज़ अमेजिंग। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही है, कोई भी हम पे या कहीं पे भी टच भी नहीं हुआ। और लिटरली आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई कहाँ पे गड्ढा आए और मैं थोड़ा तेज़ चलाऊँ, तो वो सब भी हो रहा था। तो वेरी एक्साइटिंग सस्पेंशन सेटअप, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ से ऊपर आ जाते हैं लाइट्स के लिए। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है लाइट के लिए बहुत अलग अलग जगह पे टेस्ट किया है, तो वो भी वीडियो आ जाएगा, फिर उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, और हो सकता है कि यहाँ पे आई डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा। पूरा डिटेल वीडियो जो जो होगा वो सब मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगा, वो एक एक करके आएगा। बट हाँ देखिए, अगर आप अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो ये बीम कितना बढ़िया से जो है पड़ रहा है रोड के ऊपर, बहुत ही ब्राइट है। एंड दिस इज़ नाउ ऑन डिपर, मतलब वो डिप पे है। अभी मैं हाई बीम लगाता हूँ, देखो डिड यू सी? सो अगर आप हाई बीम लगाते हो, देखो द काइंड ऑफ इंटेंसिटी इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस, बहुत ही अच्छी लाइट मुझे दिख रहा है दोस्तों। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा इस वीडियो पे। तो अभी अगर देखोगे मैंने हाई बीम लगा के रखा हूँ, ये यहाँ पे देखो, तो ये लो बीम, देखो लो बीम कुछ इस तरह से होता है। तो दिस इज़ टोटली ए डार्क पैच। तो गाड़ी आ रहा है, उसको जाने दो, ठीक है। ये आप अगर मार्क करोगे, देखो ये हाई बीम है, ठीक है। यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन अमंग द बेस्ट लाइट्स आप बोल सकते। लाइट्स आर अमेजिंग। मुझे लगता है कि आज के डेट पे जितने सारे मोटरसाइकिल्स हैं 10 लाख के अंदर, अगर आप देखोगे दिस हैज़ गॉट द बेस्ट लाइट। और मुझे लग रहा है कि इसके साथ आपको ऑक्स लैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाकी जब इसको लेके मैं और भी ट्रिप्स करूँगा, अभी थोड़ा सा मुझे इसका जो प्रोजेक्शन जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर गिर रहा है, सो थोड़ा नीचे करना है, करने के बाद और भी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट ओवरऑल लाइट्स आर अमेजिंग। फिर यहाँ से अगर हम इस तरफ आ जाएंगे, देखो इस बाइक में अच्छी बात क्या है पता है, बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नकल गार्ड दिया है, ये बहुत बेसिक नकल गार्ड है, बट पता क्या है
हम में से बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग, हार्डकोर वो करते हैं। बेसिक बहुत काम आता है कहाँ पे, आपकी देखो नकल गार्ड का एक छोटा सा प्रोटेक्शन आपको ये भी बोल देता हूँ। एक तो चलो ठीक है कि नकल्स पे कुछ लग जाएगा उसके लिए। दूसरा क्या होता है पता है, मान लो कि ये जैसे फ्रंट ब्रेक है, ठीक है, इस तरफ फ्रंट ब्रेक है, कोई दूसरा ऐसा बाइक आया या कोई भी आदमी आ गया कि कोई गाड़ी आ गया, किसी में भी अगर ये ऐसे यहाँ से क्रॉस करते हैं, यहाँ लगता है ना, तो आप सोचो कि आपकी बाइक चल रहा है और सडनली आपकी जो ब्रेक है ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, और जैसे स्क्वीज होगा फ्रंट ब्रेक लॉक हो जाता है एंड आप इमेजिन करो क्या होगा। तो उससे भी ये चीज़ जो प्रोटेक्ट करता है। बेसिक है नकल गार्ड्स, बट आई थिंक जैसे आप अगर कोल्ड वेदर में भी चलाते हो तो वहाँ पे भी आपके जो हाथों को कोल्ड मतलब सर्दी कम लगता है। मुझे जनरली प्लास्टिक नकल गार्ड्स बहुत अच्छा लगता है, खास करके अगर आप देखोगे कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी, आप BMW ले लो, अफ्रीका ट्विन ले लो, डुकाटीज़ ले लो, किसी में भी आप नहीं देखे होंगे कि वो लोग मेटल नकल गार्ड्स लगाते हैं। मुझे पर्सनली मेटल नकल गार्ड्स अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज आई वांट समथिंग, देखो ऑब्वियसली इसकी जो क्वालिटी है बेस्ट तो नहीं है, लेकिन प्लास्टिक में जो बेस्ट आएगा मैं हमेशा कोशिश करूँगा वो लगाने के लिए, क्योंकि एक जो है ये हैंडल बार को वाइब्रेशंस नहीं होने देता है, और दूसरी बात है कि यार हैंडल बार में कोई वेट भी ऐड नहीं होता। तो दैट वे आई फेल्ट कि यार प्लास्टिक इज़ गुड, बट इसमें जो प्लास्टिक है बेसिक है, बट एटलीस्ट इसमें कुछ दिया गया है। बहुत सारे मोटरसाइकिल पे तो देखो कुछ दिया गया है नहीं, जैसे आप होंडा की NX 500 में देखोगे उसमें कुछ भी नहीं है, हिमालयन भी आई थिंक नकल गार्ड्स नहीं आता है, तो ये कुछ ना कुछ दिए हैं, ठीक है। फिर वहाँ से नीचे आ जाएंगे, देखो यहाँ पे क्रैश गार्ड विद आपका स्लाइडर भी दिया गया है। ये भी अच्छी बात है कि बेसिक स्लाइड मतलब जो क्रैश गार्ड यार बाइक के साथ आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आता है तो क्या होता है कि बाहर से लोग और एक्सेसरी ये सब करके लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड ही आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिल रहा है कंपनी से, व्हाई वुड यू प्रीफर कि जाके बाहर से बहुत ज़्यादा मेटल डालना है, वो करना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये लोग इस मेटल को बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किए होंगे इनके बाइक के साथ। सो दिस इज़ द बेस्ट। ये कंपनी के साथ ऐसी चीज़ें आ जाने से बहुत बढ़िया होता है। नीचे आ जाएंगे तो नीचे भी आपको बैस प्लेट मिलता है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी बैस प्लेट तो नहीं है, बट सफिशिएंट है। अगर आप टूरिंग वूरिंग करते हो वहाँ पे कहीं कुछ लग जाता है तो उसके लिए अच्छा है। देखो हार्डकोर मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट को लेके कोई बाइक नहीं बनाता है, स्टैंडर्ड बाइक जो आता है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो आप यहाँ पे अगर बहुत हैवी ड्यूटी वाला वो क्रैश ये लगा लोगे, बैस प्लेट लगाओगे, फिर वो वेट को ऐड करेगा, वही वो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो ये जो बेसिक दिया है आई थिंक इट इज़ अ गुड मतलब जो बैस प्लेट सिस्टम जो कि अच्छा काम आने वाला है। नेक्स्ट फिर ऊपर जाएंगे, मेरा सबसे जो फेवरेट पोर्शन है इस बाइक में वो है इसकी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर भी मैंने एक जो है डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आ जाएगा कैसे ये क्या ऑपरेट होता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप चाहे दिन में हो, रात में हो, कभी भी हो, पूरा दोपहर में भी हो, हर टाइम जो ये डैशबोर्ड बहुत क्लियरली विजिबल है। बहुत अच्छी क्वालिटी की जो स्क्रीन यहाँ पे यूज़ किया गया है, बहुत ब्राइट लिट मतलब स्क्रीन है। किसी भी तरह की जो आप बोल सकते हो कि मतलब बाहर जितना भी लाइट हो नहीं हो, आपको हर पॉइंट पे ये अच्छा दिखता है। और इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से ये सारे डिटेल्स में जो है एक डिटेल वीडियो में आपको करके दिखा दूंगा आप कैसे ऑपरेट है क्या होता है। बट हाँ, एक स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको टाइम आ गया, यहाँ पे जो है आपको फ्यूल की गॉज आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब कितना फ्यूल रेंज है वो दिखा रहा है। यहाँ पे आपका जो है टैकोमीटर आ रहा है जो आपको रेव मीटर दिखाता है। फिर यहाँ पे आपके सारे अलर्ट्स आ जाता है, अभी साइड स्टैंड है इसलिए ये दिखा रहा है, अगर मतलब चलने के टाइम पे कुछ और अलर्ट्स होगा तो यहाँ पे जैसे लो फ्यूल वो भी यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे इंजन के टेम्परेचर दिखाता है, ये 3 टेम्परेचर रहता है, लो, हाई एंड ओके मतलब देखो अभी जैसे लो दिखा रहे बिकॉज बाइक अभी चलानी है, थोड़ी देर अगर स्टार्ट करके रखो तो ये ओके हो जाएगा, और हाई होगा तो फिर ये रेड होके हाई दिखाएगा। बाकी नीचे आ जाएंगे तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 2 मीटर्स है, एंड यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन जो देता है ये एक्चुअली ऑन दी गो फ्यूल कंजप्शन दिखाता है। सो ट्रिप 1 हमने चलाया 144 किलोमीटर, एंड लास्ट 144 किलोमीटर का जो फ्यूल कंजप्शन है वो 25 किलोमीटर पर लीटर है। और बाकी ये आपका टोटल लोड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 किलोमीटर अभी हो चुका है तो वो हो गया। फिर वहाँ से नीचे की तरफ अगर आएंगे, यहाँ पे सारे के सारे स्विच मिल रहा है, और दोस्तों स्विच की क्वालिटी अमेजिंग है। ये मुझे खास करके ये फीलिंग बहुत अच्छा लगता है, तो ये ना हाथ में ऐसे फ्लोट होता है, अच्छा लगता है ये फीलिंग। ये सब स्विच गियर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। क्रूज़ कंट्रोल ऑपरेट करना बड़ा ईजी है, मैंने कुछ जगह पे क्रूज़ कंट्रोल भी यूज़ किया है। इसको कैसे चलाते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा डिटेल वीडियो बनाया है। ये इसको ऐसे मैंने क्रूज़ कंट्रोल वाले बटन दबाया, और फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर ये क्रूज़ की आ गया ये सिम्बॉल, और फिर बस यहाँ नीचे जो बटन है इसको प्रेस कर दिया, और देखो क्रूज़ कंट्रोल अभी लग गया है। देखो ये देखो, मैं और एक्सीलेटर नहीं दबा रहा हूँ और बाइक जो है आराम से चल रहा है। अब मुझे अगर स्पीड बढ़ाना या कम करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं पुश करूँगा नीचे वाला तो ये देखो स्पीड बढ़ा, और नीचे करना है तो मैं आगे के आगे एक बटन है उसको मैं कर सकता हूँ। मस्त चीज़ है भाई, मतलब ऐसे क्रूज़ कंट्रोल लगा के बैठ जाओगे और क्या, मतलब हाथ यहीं रखना है भाई। ये बना है कि भाई हाथ को स्ट्रेन ना है, बस ऐसे रखना है हाथ और कुछ नहीं करना है, चलता रहेगा।
और कैंसिल कैसे होता है, कोई भी ब्रेक वेक या क्लच कुछ भी दबाते तो उससे कैंसिल हो जाता है, तो वो भी है। बाकी बात करते हैं कि ये विंडशील्ड की, मुझे पर्सनली ये हाइट की विंडशील्ड बहुत अच्छा लगा, मेरे हाइट के लिए एकदम परफेक्ट है। और मैं जो RI का हेलमेट पहना था वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। आई फेल्ट दिस इज़ अ गुड साइज़। इससे ऊपर अगर आप कर लोगे ना तो क्या होगा पता है, बाइक की प्रोपोर्शंस जो है बिगड़ जाएगा, मतलब देखने में ही आपको बहुत अजीब लगेगा कि भाई कितना टॉल कर दिया विंडशील्ड को। तो आई थिंक दिस साइज़ इज़ अ गुड साइज़। अगर आप बहुत टॉल हो, आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, देन यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग, बट मुझे ये लगता है कि भाई कंपनी की तरफ से जो आता है उसको मेंटेन करके रखोगे, इट्स अ गुड वे टू गो, तो वो है। बाकी आ जाएंगे यहाँ पे, मिरर्स काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, वाइड भी है, बहुत सॉलिड है, ये मेटल बढ़िया सा मेटल दिया गया है, सॉलिड वाला मेटल, पूरा स्ट्रॉन्ग मिरर्स है मुझे लग रहा है। एंड विजिबिलिटी भी अच्छी है। अगर मान लो कि हल्का हल्का वाइब्रेशन कोई RPM पे आ रहा है तो यहाँ पे ये वाला मिरर मैंने देखा है कि हल्का फ्लिकर हो रहा है, तो जिस पे आपको थोड़ा विजिबिलिटी की इशू आ सकता है। दूर दूर का चीज़ें जो है मतलब उतना नज़र नहीं आता है, बट अदरवाइज मिरर क्वालिटी इज़ अमेजिंग। सस्पेंशन इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है, सो फार मैं जो है स्टॉक एडजस्टमेंट पे चल रहा हूँ, आई थिंक मिड वे में दोनों है। लेकिन देखो सस्पेंशन ऐसी चीज़ है, उसको एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपकी टेस्ट क्या है और किस तरह की सस्पेंशन आप प्रेफर करते हो, उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस तरफ, गियर शिफ्टिंग बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी मेरे साथ ऐसे हुआ कि जैसे फर्स्ट गियर से मैं सेकंड गियर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कभी कभी एक बार करने से वो नहीं होता है, वो न्यूट्रल में रह जाता है, तो वो होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सही हुआ है। फिर वहाँ से आ जाते हैं टैंक रेंज। देखो माइलेज का ऐसी बात है, मैं एक बार बहुत एग्रेसिवली चलाया, उसमें मुझे जो माइलेज दिया करीब करीब 19-20 के आसपास, 20 के आसपास। KTM का वही चीज़ है कि अगर आप बहुत एग्रेसिवली चलाओगे ना तो इसमें वो मैड पावर आता है, उसमें आपको थ्रिल तो बहुत देता है लेकिन माइलेज बहुत ड्रॉप हो जाता है। और मैंने इसको जो बेस्ट में चलाया, मतलब जब नॉर्मली बेस्ट क्या मतलब 100, 110, 90, 95 ऐसे रेंज, 95 से लेके मान लो कि 110 के अंदर जब चलाया, तब इसमें मुझे माइलेज 25 से 26 के अंदर आया। आई थिंक वही अभी जो डिस्प्ले में भी दिखा रहा होगा, करीब 25 दिखा रहा होगा। हाँ अरे हाँ 25, राइट, तो उतना ही है। तो ये लगभग उस हिसाब से अगर देखोगे, हम लोग अगर एवरेज 25 भी ले लेते हैं तब भी अगर देखोगे तो इसमें रेंज जो है आपको क्लोज टू 300 किलोमीटर्स की रेंज आपको आराम से आ जाएगा। बाकी आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो, उसके हिसाब से जो रेंज डिफर करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर आ जाते हैं सीट के ऊपर दोस्तों। तो सीट ऐसी है कि देखो ये जो सीट है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू दी ओल्डर जनरेशन। उसमें तो यार मुझे लगता था कि जो वुडन ब्लॉक है बहुत हार्ड होता था। तो ये सीट की देखो दो चीज़ बताऊँगा, एक तो ये सीट बड़ा एक्सेसिबल है, हाइट की वजह से, वो हाइट पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन हाँ पहले सीट की बात कर लेते हैं। तो सीट का देखो ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे बैठते हो तब आपको जो है लॉन्ग राइड में बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। मेरे केस पे ये हुआ कि मेरा बैग थोड़ा बड़ा था और बैग की वजह से मैं थोड़ा मुझे आगे बैठना पड़ता था, तो उस केस पे मुझे ना ये सीट, पहला जब मैंने राइड किया, आई थिंक फर्स्ट स्टेप आई टुक वाज अबाउट फर्स्ट स्टॉप विच आई टुक वाज अबाउट आई थिंक 160-70 ऐसा कुछ किलोमीटर्स रहेगा। तो एक बार में मैंने चलाया, बिल्कुल कहीं बीच में उतना ज़्यादा उतरना नहीं है। एक बार आई थिंक छोटा सा सुसु ब्रेक में भी लिया होगा, बट वहाँ पे मैंने देखा कि उसके बाद थोड़ा सा आपको जो है बम पेन होता है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ये नैरो वाला पैच में बैठते हो ना तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ज़्यादा पतला है, तो उसके लिए होता है। बट देन पूरा दिन जब मैंने इसको चलाया तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ। We have done close to 560 किलोमीटर्स, सो 560 किलोमीटर का जो फीडबैक है, अगर हम सीट की बात करेंगे तो चुभता है, ठीक है, लेकिन हो गया, कोई मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा जलन वलन नहीं हो रहा है, तो मतलब हो पाएगा, डूएबल, सो नॉट रियली बैड। मतलब प्रीवियस जनरेशन KTM 390 एडवेंचर के हिसाब से अगर देखोगे, दिस इज़ फार 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 बेटर। हियर आई स्टिल हैव रेजिस्टेंस कि मैं और 200-250 किलोमीटर आराम से चला सकता हूँ, तो वैसा है, पेशेंस पूरा है। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा चलाना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि इसको थोड़ा सा और कुशन अप डालो, और कुशन डालने से इसकी कंफर्ट और बढ़ जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक यू कैन डू लॉन्ग किलोमीटर्स विदाउट एनी इशू, तो ये भी मैनेज हो जाएगा। राइडिंग पोस्चर बहुत सही है, मतलब मेरे हाइट के लिए तो बहुत अमेजिंग है। हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा राइज़र लगाना पड़ सकता है, मुझे भी लगता है कि कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा इसमें अगर राइज़र लगा दूंगा तो मेरा सीटिंग पोस्चर जो यहाँ है वो चला जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ बैठने से ना मुझे फुल कंफर्ट मिलेगा क्योंकि विड्थ अच्छा मिलेगा। तो यहाँ होने से क्या हो रहा है, थोड़ा नैरो सरफेस मिल रहा है। और यहाँ बैठने का भी एक और रीज़न वही है कि हाथ भी तो हैंडल को आना चाहिए, तो शॉर्ट हाथ रहने से ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर लंबा हाथ रहेगा तो फिर आराम से आप यहाँ बैठोगे, आई थिंक वहाँ फिर आपकी कंफर्ट बढ़ जाएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसकी वेट, मतलब कैसे पता नहीं ये बाइक बनाया गया है, आप अगर इस पर जाके डायरेक्टली बैठ जाओगे ना, आपको कोई वेट पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा भाई कितना हल्का है बाइक। तो देखो
स्पेक के हिसाब से देखोगे ये बहुत लाइट बाइक भी नहीं है, आई थिंक 180 प्लस कुछ है शायद। लेकिन जब आप इस पर बैठते हो, बैठने के टाइम पे ना आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसमें वेट कोई है। इतने अच्छी तरह से जो है वेट मैनेज किया गया है, ऊपर की तरफ कोई भी वेट नहीं है, पूरा का पूरा जो वेट यहाँ पे आता है उसके वजह से क्या है ना, आपको डर नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, देखो ये मैं एक हाथ में ऐसे देखो ऐसे पकड़ा और ये देखो ईजिली मैं वो कर पाता हूँ। यही चीज़ अगर आप मुझे पूछोगे हिमालयन के साथ करना है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। देखो मैं अभी हिमालयन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वेट कितना अच्छी तरह से इस पे जो है मैनेज किया गया है। अब आ जाते हैं यार सीट की कंफर्ट जब बात हो रहा है तो पिलियन सीट की। जी हाँ, पिलियन के लिए बहुत छोटी सीट है। अब ये ना मैं वीकेंड पे कोशिश करूँगा मैं और मेरी वाइफ इस पर राइड करने के लिए, उसके बाद पता चलेगा कि पिलियन के लिए कैसा है। पर जो इसको देख के ही ऐसा बोल सकता हूँ तो आई कैन से दैट कि यार इट्स अ वेरी स्मॉल सीट। बाकी बैठ के चलाने के बाद देखा पता चलेगा। मुझे जो लग रहा है पता है, ये सीट फ्रंट पे आई थिंक KTM को जो है एक और सीट लॉन्च करना चाहिए एज अ टूरिंग सीट और समथिंग, जहाँ पे ये थोड़ी सी हल्का जो सीट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हो सकता है वो एक्चुअली हल्का सा इसके ऊपर से एक्सटेंड हो जाएगा एंड कुशन थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो ये जो मैं बोला था कि यहाँ पे जो थोड़ा नैरो हो रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा कुशन और बेटर हो सकता है। आई थिंक वो किया जा सकता है एज अ टूरिंग सीट, तो वो हो गया। एक और कंप्लेन मुझे इस बाइक का ग्रैब रेल के साथ है। तो अगर आप देखोगे ये ग्रैब रेल देखो पकड़ने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आई विश दैट कि KTM अगर पीछे एक टॉप रैक काइंड ऑफ दे देता, जैसे हिमालयन और ये सब में आता है, एक्सपल्स में भी आता है, तो छोटा सा अगर टॉप रैक रहता ना तो लगेज बांधने में थोड़ा ईजी होता है। ये ग्रैब रेल के साथ ना दिक्कत ये है कि इसमें आप लगेज अगर बांधोगे तो देखो सामने वाला तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे देखो मतलब दिया है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है बांध सकते हो, लेकिन पीछे में जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आप कुछ भी चीज़ बांधोगे ना, आप जस्ट इमेजिन करो आपका लगेज यहाँ बैठता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बैठता है, और ये जो पोर्शन है ना अगर आपको लूप करना है तो ये सेंटर में है। तो दिक्कत इसकी है, या तो फिर ये ग्रैब रेल का ऐसा कुछ हो के ये जैसे अपना इसमें है क्या बोलते हैं स्क्रैम्बलर 400X में है, अगर आप देखोगे ऐसे हो के फिर यहाँ पे भी अटैच हो जाता है, तो उसमें क्या आप यहाँ पे लूप कर सकते हो पीछे वाला, या फिर यहाँ से लेके यहाँ ऐसे राउंड करके लूप कर दिया, तो उसमें क्या होगा लगेज और मूव नहीं होगा। इसमें दिक्कत ये है कि भाई आपको यहाँ ही बांधना पड़ेगा, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि कुछ लगेज ऐसे भी आता है जो आप डायरेक्टली सीट के नीचे से कर सकते हो। बट स्टिल आई प्रेफर कि यार ये ग्रैब रेल अगर वो कनेक्टेड होता तो अच्छी बात है, या फिर ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, या फिर एक टॉप रैक हो जाता है तो मज़ा आ जाता है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारी कंपनियाँ जो है टॉप रैक बना लेंगे, इसके लिए बनाने के बाद जो है हो जाएगा। सो आई थिंक लगभग सारा चीज़ें मैंने कवर कर दिया है। बाकी ये सारी गार्ड, अगर कोई ये बाइक खरीद रहा है तो सारी गार्ड को पहले फेंकना बड़ा बेकार दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ओवरऑल आई रियली लाइक द मोटरसाइकिल। आई थिंक ये एक बेंचमार्क मोटरसाइकिल बनने वाला है, एंड सबसे खास करके अगर देखोगे इसकी जो क्रूज़ कंट्रोल और जितने सारे फीचर्स ये लोडेड आता है, आई थिंक इसके बाद लोग सारे के सारे मोटरसाइकिल इस सेगमेंट पे जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो फीचर उसमें आना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर भाई आधा आधा है, सब आधा आधा है। तो वो चीज़ है। ओवरऑल गुड बाइक फॉर टूरिंग, गुड बाइक फॉर ऑफ रोडिंग, एंड सिटी में कैसा रहेगा, सिटी के लिए मैं जो है कल सोच रहा हूँ थोड़ा सा सिटी के ट्रैफिक के अंदर भी चलाऊंगा, चलाने से आपको जो है उसका फीडबैक भी दे दूंगा कि भाई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसा फील होता है, उसके बारे में भी हम लोग जल्दी बात कर लेंगे। ये सारे के सारे जो है डिटेल वीडियो बहुत सारे आने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अच्छा लगेगा आप लोगों को, और आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा कि एक बाइक अगर यही पर्टिकुलर इसको लेके मैं इनफैक्ट सर्विस पे भी लेके जाऊँगा, देखते कि फर्स्ट सर्विस में कितना खर्चा आता है और क्या क्या चीज़ें जो है रिप्लेस होता है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। एक चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा इस बाइक पे जो है, इसकी लो एंड टॉर्क बहुत कमाल की है, और ख़ास करके ये जो है ना अगर आप इसको जैसे मान लो कि 10-15 स्पीड पे चला रहे हो तो ये आराम से जो है सेकंड गियर पे क्रॉल करते हुए जाता है। इसमें जो है नॉकिंग साउंड जो पहले जो आपको आता ना, एक नॉकिंग वाला इफेक्ट होके बाइक जो है स्टॉल हो जाता था, वो चीज़ इसमें और नहीं है। तो इस पे जो है बहुत सारा काम आई थिंक हुआ है, तो जिसके वजह से वो नॉकिंग वाला नहीं होता, ये क्रॉल बहुत मतलब लोअर स्पीड पे अच्छी तरह से जो है क्रॉल करता है। वो एक बहुत नेसेसरी फीचर है आई बिलीव, क्योंकि कभी कभी आप अगर सिटी ये सब में चलाते हो या फिर आप कोई ट्रेल में जा रहे हो जहाँ पे आप स्लो मूव करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी वो चीज़ बहुत अच्छा काम आता है। इसको ऐसे ना कहीं से भी ऐसे उतार दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड गियर में चला रहा था मैं, मुझे पता ही नहीं था। क्रॉल करना भी काफ़ी इजी है। ये जैसे ऑफ रोड पे देखो, अभी मैं सेकंड गियर पे ऐसे ऑफ रोड में क्रॉल करके जा रहा हूँ, ठीक है। हाथ मैंने उठा ही दिया है, ऑलमोस्ट 15-20 की स्पीड पे है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑफ रोड में जनरली आपको ये ज़रूरत होता है कि भाई बाइक थोड़ा क्रॉल सही तरीके से करना चाहिए। यू सी द स्पीड 15 पे चल रहा है, ओके। एंड यहाँ ऐसे रोड जो है ख़राब ही है रोड, मतलब रोड नहीं है ऐसी, लेकिन देखो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे इस बाइक पे ऑफ रोड में खास करके। सी आराम से जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, देखो क्रॉल करते हुए।
एक गड्ढा। राइडिंग पोस्चर इज़ वेरी नाइस, जो अपराइट पोस्चर जो आपको चाहिए टूरिंग वूरिंग करने के लिए, दिस इज़ ए परफेक्ट टूरर, क्योंकि इसके हैंडल बार की पोस्चर देख लो, जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट ओवरऑल देखोगे, और ये जो सामने का हिस्सा ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया है। आपने ऐसे देखा होगा बहुत सारे बड़े बाइक्स पे, फॉर एग्जांपल अफ्रीका ट्विन, ये सब पे आप देखे होंगे, जो कि ये जो सीट होता है वो सिंक होता है उनके टैंक के साथ, एंड टैंक से जो हिस्सा है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। अगर मैं पर्सनली इस बाइक को लॉन्ग टर्म पे चलाऊंगा तो एक ही एक मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा कि इसकी जो हैंडल बार है उसमें मैं थोड़ा सा एक पुल बैक राइजर एक लगाऊंगा, जो थोड़ी सी और मेरे तरफ, और उसकी रीज़न ये है कि मेरा जो आर्म्स है बहुत लेंथ बहुत छोटा है, ऑब्वियसली हाइट के हिसाब से लेंथ बहुत छोटा है, तो उसी के लिए ही बस मैं चाहूँगा इसको मॉड करने के लिए। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक इस मोटरसाइकिल पे और कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ स्ट्रेट अवे टूरिंग रेडी। इस मोटरसाइकिल पे ना सबसे अच्छी बात जो KTM ने किया है कि इसकी चैसी टोटली न्यू है। अगर आप पुराने जनरेशन KTM 390 एडवेंचर देखोगे, वो ऑब्वियसली ड्यूक से और वो RC ये सब का ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ ढांचा था, उसी पे बना है। तो अब होता क्या है कि आप अगर एक स्ट्रीट बाइक को लेके एडवेंचर के लिए रेडी करोगे, आपका 80% कंपोनेंट्स तो सेम शेयर हुआ एक्सेप्ट वो जो बॉडी ऊपर वाला पार्ट्स, तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एंड सीट हाइट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। जब आप चैसी पूरी की पूरी तरह से नई बिल्ड करते हो, उसमें एडवांटेज होता है कि आपकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होता, एट द सेम टाइम आपको जो है अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस भी आप मतलब दे सकते हो अपने बाइक में। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो ढांचा है ना ओवरऑल, ये मोटरसाइकिल को ऐसे कोई अगर जनरली देखेंगे, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है। क्यों पता है? उसका रीज़न क्या है? ये वाला हिस्सा, ये जो ऐसे ब्रॉड स्केल में ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये बेसिकली घोड़ा जैसा दिखता है। इनिशियली देख के आपको लगेगा भाई ये तो बहुत ही बड़ा बाइक है, मैं इस पर बैठ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जैसे आप बैठोगे, ट्रस्ट मी यार, इससे इजी बाइक और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो बहुत जल्दी ये स्टॉल नहीं होता है, वो स्टॉलिंग वाला सिस्टम थोड़ा यार वो भारी पड़ता है। अगर कोई भी बाइक के साथ स्टॉलिंग फीचर में आता है तो फिर वो थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि जैसे आप अगर क्रॉलिंग स्पीड पे सेकंड गियर पे मान लो, फर्स्ट गियर पे तो यार क्रॉल करने का बड़ा फ्रस्ट्रेशन सा लगता है कि लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो गया है एक ही गियर को लिमिट करके। सो मुझे एक फर्स्ट गियर में क्रॉल करना बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, और मैक्सिमम मोटरसाइकिल्स के साथ ही होता है। जैसे आप सेकंड गियर डालते हो और 10-15 स्पीड पे अगर आप चलाने 10 तो ऑब्वियसली कोई स्पीड नहीं है, तो 15-20 स्पीड पे भी चलाने की कोशिश करते हो, बार बार स्टॉल हो जाता है। और कोई भी बंदा अगर ऑफ रोड में स्टॉल कर देता है तो उसको डर लगता है और गिर जाता है, वो यूजुअली होता है। ये एडवांटेज इसके साथ है कि भाई आराम से 15-20 स्पीड पे जो क्रॉल करता है, आप खड़ा होकर और बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। ऊपर से सूरज देवता बोल रहे हैं जल्दी वहाँ से निकल, तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो भाई गर्मी बहुत तेज़ हो जाएगा। तो वह बात, बाकी सब कैमरे से बात करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन में वीडियो। आई एम श्योर कि इसके बाद मैं 10-15-20 वीडियो बना दूंगा, उसके बाद शायद आपका कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपकी सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है पढ़ा है, और पढ़ने के बाद जो है मैंने आंसर किया है। मतलब पढ़ने के बाद लिस्ट ऑफ वीडियोस बना के मैं वो वीडियो डिलीवर करता हूँ, तो आई एम श्योर कि बहुत सारा क्वेश्चंस तो नहीं रहेगा। फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो 80 किलोमीटर जब रेंज आ जाता है तब ये जो फ्यूल रिजर्व पे आ जाता है, और यहाँ पे ये देख सकते हो कि लास्ट डंडा दिख रहा है, तब जो है हम पेट्रोल डालेंगे। अभी तो मैं बहुत एग्रेसिवली चला रहा था, पेट्रोल डाल के 100 किलोमीटर आराम से चलाते हैं और देखते हैं कि कितना माइलेज आता है। दोस्तों इस बाइक पे ना मैं देख रहा हूँ कि टर्निंग रेडियस जो है बहुत शॉर्ट है। इवन तो ये बाइक लंबा है, लेकिन इसको घूमने में ना बहुत कम जगह लेता है। उसका रीज़न शायद ये कि ये हैंडल बार पहले के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा जो है ना ये घूमता है। मतलब पहले की जो 390 एडवेंचर था वो आके ऐसे यहाँ अटकता था, और ये जो है ना यहाँ से थोड़ा इधर जा रहा है। तो जनरली जितने भी सारे अच्छे एडवेंचर मोटरसाइकिल्स है उनमें भी वही है कि वो थोड़ा सा वो टर्निंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा टर्न होता है हैंडल बार, जिसके वजह से टर्निंग रेडियस जो ओवरऑल कम हो जाता है। तो ये भी एक नोटिसेबल चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि यार ये मोटरसाइकिल को हम कितना स्पीड में जो है आराम से पूरा दिन टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, देखो ये 100 वाली स्पीड पे है। इसमें मैंने एक्सेलरेटर आपको बताता हूँ थोड़ा सा ही पकड़ा है, मतलब आप मान लो कि 10-20% ही मैंने एक्सेलेटर को मतलब घुमाया है, और उसमें देखो ये 100 की स्पीड तो आराम से चलती है। लेकिन अगर आपको और थोड़ा सा तेज़ जाना है तो देखो आप ये स्पीड पे जा सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 110 से 20 के अंदर जो है ये भी बहुत आराम से कर लेता है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप ये स्पीड पे पूरा दिन जो है इस पर टूर कर सकते हो, कोई इशू है नहीं।
और मैं देख रहा हूँ 110-20 स्पीड पे ना भाई ये स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं पता चलता है, आराम से चलते जाता है, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली ये बाइक ना मुझे लगता है 5-6 हज़ार आरपीएम के बाद ना ये बड़ा स्मूथ हो जाता है यार। इनिशियल आरपीएम में ही जो आपको थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप इसको टेस्ट राइड करने के लिए जा रहे हो तो कोशिश करो, अगर आपको एक हाईवे वाला टेस्ट राइड भी आपके डीलर से मिल पाएगा थोड़ा, या फिर कहीं एक सीधा स्ट्रेच जहाँ पे थोड़ा सा आप आराम से थोड़ा तेज़ चला सकते हो, क्योंकि इनिशियल में तो आपको पता है कि वो KTM की कैरेक्टर वाली कैरेक्टर आ जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, अच्छा लगता है यार, मज़ा आता है सब्सक्रिप्शन मिलने से। बाय, टेक केयर।